Hello students, welcome back. Myself Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों के साथ एमडीएस यूनिवर्सिटी के जूलॉजी का बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसको डिस्कस कर रही हूँ। और इसी क्रम में हमने मेरे पिछले लेक्चर में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन स्टार्ट किया था। आज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को लेकर के ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है? यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम सिंपल एक जो एग्जांपल है उससे हम समझ सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है। In amphibian embryos, the dorsal ectodermal cells in a mid-longitudinal region differentiate to form a neural plate only when the chorda mesoderm is below it। यानी कि एम्फीबियन एम्ब्रियो की हम बात करें तो उनके अंदर जो मिड लॉन्गिट्यूडनल रीजन के ऊपर उपस्थित जो डॉर्सल एक्टोडर्मल कोशिकाएं होती हैं वो एक न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन कब करती हैं? उस कंडीशन में जबकि कॉर्डा मेसोडर्म जो है वो इसके नीचे की तरफ उपस्थित होती है। सो कॉर्डा मेसोडर्म इज द लेयर फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन सेल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप। कौन सी कोशिकाओं से बनती है कॉर्डा मेसोडर्म? ये एक लेयर होती है जो ब्लास्टोपोरल लिप होता है, डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप, उस रीजन की कोशिकाओं के इनवेजिनेशन के फलस्वरूप बनती हैं। यानी कि जब आपने ये देखा था कि किस तरीके से गैस्ट्रुलेशन में, पिछली बार जब मैं गैस्ट्रुलेशन पढ़ा रही थी तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था गैस्ट्रुलेशन में किस तरीके से जो ब्लास्टोपोरल लिप की फॉर्मेशन होती है। गैस्ट्रुलेशन में इन्वेजिनेशन जो है उसके द्वारा इस तरीके से गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस होता है तो जो ब्लास्टुला होता है वो इस तरीके से अंदर की तरफ धंसने लगता है। यहाँ पर इन्वेजिनेशन होता है और इन्वेजिनेशन के बाद में जो है वो एक कैविटी बनती है। इस कैविटी को आर्केंटरॉन कहते हैं। ये जो कैविटी है ये आर्केंटरॉन कहलाती है। और यहाँ पर ये वाली जो पोर्शन होता है जहाँ से कि अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होने लगती हैं कोशिकाएं, इसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोपोरल लिप। ये वाला जो पोर्शन होता है ब्लास्टोपोरल लिप कहलाता है। तो कॉर्डा मेसोडर्म जो है वो लेयर, कौन सी लेयर होती है? जो कि डॉर्सल जो ब्लास्टोपोरल, ऊपर का जो ब्लास्टोपोरल लिप है उसकी कोशिकाओं के अंदर इन्वेजिनेशन के द्वारा फॉर्म होती है। ये जो कॉर्डा मेसोडर्म होते हैं ये इस आर्केंट्रॉन की छत को बनाती है। किसको बनाती है? रूफ ऑफ द आर्केंट्रॉन। ये आर्केंटरॉन है और आर्केंट्रॉन की रूफ जो है वो इन कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स के द्वारा बनती है। Mangold in 1927, he selected a small part of dorsal blastoporal lip from an early gastrula of the Triturus cristatus and he grafted it at a place near the lateral lip of the blastopore of the host gastrula of Triturus tenuitus। यानी कि मैनगोल्ड ने दो स्पीशीज़ ली ट्राइट्यूरस की, एक तो ट्राइट्यूरस क्रिस्टेटस और दूसरी ट्राइट्यूरस टीनिएटस। उन्होंने क्या किया कि जो ट्राइट्यूरस क्रिस्टेटस जो कि डोनर है उस डोनर के डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप का एक स्मॉल पार्ट जो है उसको वहाँ से सेलेक्ट करके उसको कट किया और इसको उन्होंने जो होस्ट स्पीशीज़ है टीनिएटस उसके ब्लास्टोपोरल लिप के लेटरल पार्ट के ऊपर उसको ग्राफ्ट कर दिया। द ग्राफ्ट सेल्स दे ग्रू इन नंबर एंड स्प्रेड इनसाइड द होस्ट गैस्ट्रुला टू फॉर्म एन एडिशनल कॉर्डा मेसोडर्म एट दिस प्लेस। ये ग्राफ्ट कोशिकाओं में क्या हुआ फिर? ये जहाँ पे ग्राफ्ट की गई थी टीनिएटस के लेटरल लिप, जो लेटरल लिप के ब्लास्टोपोर के लेटरल लिप में, वहाँ पर इन कोशिकाओं के अंदर नंबर जो है वो इंक्रीज़ होने लगा और इंक्रीज़ होकर के इन कोशिकाओं ने एक एडिशनल कॉर्डा मेसोडर्म उस प्लेस पर बना दी। दिस कॉर्डा मेसोडर्म जो है it subsequently induced the ectoderm of the host gastrula to form an additional neural tube।
ये जो कॉडोमीजोडम जो बनी थी एडिशनल, इसने एक इंडक्शन किया, इसकी कोशिकाओं के द्वारा एक इंडक्शन जो है इंड्यूस किया गया, और इससे होस्ट जो है उस गैस्ट्रुला के अंदर एक एडिशनल न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हुई. The graft cells themselves, they formed an additional notochord. As the host gastrula developed further, it grew into a double embryo joined together. इस तरीके से जो होस्ट है उसके अंदर डबल एम्ब्रियो जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई. One of the embryo was the regular one, and while the second was the induced one. जो पहला वाला था वो तो सामान्य था, रेगुलर था, जबकि दूसरा वाला जो है वो इंडक्शन के द्वारा बना था, इंड्यूस होने के द्वारा बना था, जो कि दूसरी स्पीशीज़ की डॉर्सल लिप से इंड्यूस हुआ था, डॉर्सल लिप की सेल से. द लेटर डिड नॉट डेवलप अ कंप्लीट हेड. बाद वाला जो एम्ब्रियो बना उसके अंदर हेड जो है वो कंप्लीट नहीं बना. दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोड दैट द डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप of the blastula had the ability to induce the formation of neural plate in the ectoderm of the host. ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि जो डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप होता है उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जो होस्ट के अंदर एक एडिशनल न्यूरल प्लेट जो है उसकी फॉर्मेशन कर सकता है. दिस फिनोमिना इट इज़ नोन एज न्यूरल इंडक्शन. क्या बोलेंगे इसको? न्यूरल इंडक्शन, क्योंकि ये इसके द्वारा न्यूरल प्लेट बनती है. अदर पार्ट ऑफ एन एम्ब्रियो कैन सिमिलरली इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स. दिस इन्फ्लुएंस ऑफ वन स्ट्रक्चर इन द फॉर्मेशन ऑफ अनदर स्ट्रक्चर इट इज़ नोन एज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन. तो समझ में आ गया कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है. एम्ब्रियोनिक इंडक्शन इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ वन स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर जो इन्फ्लुएंस होता है वो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहलाता है. इन फैक्ट द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट इज़ ड्यू टू द सीरीज ऑफ इंडक्शन. यानी कि जो भी डेवलपमेंट होते हैं उसमें इंडक्शन जो है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और एक तरह से जो डेवलपमेंट होते हैं वो इंडक्शन की एक श्रृंखला होती है. जो स्ट्रक्चर सबसे पहले इंडक्शन से बनता है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी इंडक्शन या प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन. और जो इस इंडक्शन को इंड्यूस करता है, जो इस इंडक्शन को स्टार्ट करता है, उसे इंडक्टर या ऑर्गेनाइजर कहते हैं. इंडक्टर या ऑर्गेनाइजर जो है उसके द्वारा एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो एमिट होता है या सिक्रीट होता है, निकलता है. इस केमिकल सब्सटेंस को इवैक्यूएटर कहते हैं. और टिश्यू जिसके ऊपर की इवैक्यूएटर या इंडक्टर जो है वो वर्क करता है, उसके ऊपर काम करता है, जिसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव टिश्यू. तो इस तरीके से तीन चीज़ें होती हैं इंडक्शन के अंदर. एक तो इंडक्टर या ऑर्गेनाइजर, दूसरा इवैक्यूएटर जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है, और तीसरा रेस्पॉन्सिव टिश्यू यानी कि जिसके ऊपर इंडक्शन का इफेक्ट दिखाई देता है, यानी कि जहाँ पर इंडक्शन जो है वो वर्क करता है. यदि हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो किया गया था, वर्क जो है स्पेमैन के द्वारा किया गया था. स्पेमैन और उसके स्टूडेंट हिल्डे मैनगोल्ड ने काफ़ी वर्क किया एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पे, और इसी के फलस्वरूप स्पेमैन को 1935 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था. इन दो साइंटिस्ट ने कुछ हीट्रोब्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन किए थे. हीट्रोब्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब ट्रांसप्लांटेशन दो स्पीशीज़ के बीच में होता है, तो इन्होंने न्यूट की दो स्पीशीज़ के बीच में ये एक्सपेरिमेंट किए थे. एक तो ट्राइट्यूरस क्रिस्टेटस और दूसरा वाला ट्राइट्यूरस टिनिएटस. और इन्होंने यह रिपोर्ट किया कि जो अर्ली गैस्ट्रुला होता है उसका जो डॉर्सल लिप होता है उसके अंदर इंडक्शन की कैपेसिटी होती है, और यह जो प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि उसके बनने को प्रभावित करता है, और न्यूरल ट्यूब जो है उसकी फॉर्मेशन को प्रभावित करता है. इसके अलावा इसके अंदर इवोकेशन की और एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन की भी कैपेसिटी जो है वो पाई जाती है. इसलिए इन्होंने जो ब्लास्टोपोर का जो डॉर्सल लिप होता है उसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा.
क्योंकि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्यों कहा? क्योंकि इट वॉज फर्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ इंडक्शन एंड एज इट हैड द कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज द डेवलपमेंट ऑफ ए सेकेंड एम्ब्रियो। ठीक है, क्योंकि ये एक फर्स्ट जो इंडक्शन के अंदर पहला होता है, सीक्वेंस का पहला पार्ट होता है, इसलिए इसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं। और ये ऑर्गेनाइजर होता है जो कि सेकेंड एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट जो है उसमें कैपेबल होता है। इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है उसके फील्ड में काम किया, और उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डेलियोक और पेस्टिल्स ने फ्रॉक के ऊपर काम किया 1937 में। इसी तरीके से यमाडा ने 1938 में साइक्लोस्टोम्स जो हैं उनमें एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है उसकी स्टडी की। ओपेनहाइमर ने बॉनी फिशेस के अंदर एम्ब्रियोनिक जो इंडक्शन है उस पर काम किया। बर्ड्स पर काम किया एम्ब्रियोनिक इंडक्शन से संबंधित वार्डिंगटन ने 1933 में, और रैबिट पर काम किया वेडिंगटन ने 1934। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और न्यूरल इंडक्शन दे हैव बीन रिपोर्टेड इन सर्टेन प्री वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स सच एज एसिडियंस एंड एम्फियोक्सिस। In 1960 and 63, Curtis investigated and reported that the organizer of gastrula of Xenopus laevis can be distinguished in the cortex of gray crescent of a fertilized egg. इसी तरीके से हॉल्ट फ्रेटर ने 1945 में he gave an account of how an enormous variety of entirely unspecific substances, that is organic acids, steroids, caroline, methylene blue, sulfhydryl compounds which had nothing in common except the property of being toxic to subectodermal cells, produced neurulation in explants. Barth and Barth provided further information about the chemical nature of embryonic induction. तो ये था सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कौन कौन से साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने किस तरीके से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है उस पर स्टडी की। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। 1974 में लॉपट्रुप ने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो एंडोजीनस और दूसरा वाला एक्सोजीनस इंडक्शन। ये क्या होते हैं? एंडोजीनस इंडक्शन एंड एक्सोजीनस इंडक्शन। Endogenous induction in certain embryonic cells gradually assume new diversification pattern through the inductors that are produced by them endogenously, यानी कि ऐसा इंडक्शन जिसके अंदर कोशिकाओं के द्वारा स्वयं के द्वारा ही इंडक्टर्स जो हैं उनका प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, स्वयं ही इंडक्टर का प्रोडक्शन करती हैं। तो इस टाइप का जो इंडक्शन होता है उसको एंडोजीनस यानी कि आंतरिक टाइप का होता है। ड्यू टू दिस इंडक्टर्स दीज सेल्स दे अंडरगो आइदर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ डिफरेंशिएशन। Examples of such inductions they were reported in mesenchymal cells of ventral pole of echinoids and in small sized yolk-laden cells of dorsal lip of amphibian blastopores। किस में होता है ये एंडोजीनस? ये जो एम्फीबियन ब्लास्टोपोर का जो डॉर्सल लिप है उसकी योकलेडल सेल्स के अंदर होता है, योग देने वाले कोशिकाओं के अंदर होता है। इसके अलावा ये इकिनोइड्स के जो मीजनकाइमल सेल्स के वेंट्रल पोल की जो एरिया होता है उसमें एंडोजीनस टाइप का इंडक्शन पाया जाता है। दूसरा है एक्सोजीनस इंडक्शन। व्हेन सम एक्सटर्नल एजेंट और अ सेल और अ टिश्यू इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एम्ब्रियो they exert their influence by a process of diversification pattern upon neighboring cells through contact induction। यानी कि जब कोई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल कोशिका टिश्यू जो है वो इंडक्टर का काम करता है, तो इस टाइप का जो इंडक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं एक्सोजीनस इंडक्शन। और इन एक्सोजीनस इंडक्शंस की वजह से जो नेबरिंग जो पास वाली कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न जो है वो डेवलप होते हैं। जो एक्सोजीनस इंडक्शन होता है वो होमोटाइपिक हो सकता है या हेट्रोटाइपिक हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑन द फैक्ट दैट वेदर द इंडक्टर प्रोवोक द फॉर्मेशन ऑफ सेम
और डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू रेस्पेक्टिवली। यदि सेम टाइप के टिश्यूज़ की इंडक्शन होता है, बनते हैं सेम टाइप के टिश्यू जो है इंडक्टर के जैसे ही बनते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं होमोटाइपिक, और यदि डिफरेंट टाइप का बनता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोटाइपिक। तो इस तरीके से आज हमने बात की इंडक्शन, उसके टाइप्स के बारे में। अब आगे हम इंडक्शन की डिटेल स्टडीज जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।